नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या 24/7 जीके जीएस में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं केवल सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की सरकारी परीक्षाओं में आएंगे। आइए शुरू करते हैं। एबेल पुरस्कार को अक्सर किस अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार के बराबर माना जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार, नोबल पुरस्कार गणित यानी गणित का नोबल कहा जाता है, या पुलित्जर पुरस्कार, या बुकर पुरस्कार। देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के अनुसार उन संगठित व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शांति और सद्भाव के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। ठीक है, और ये नॉर्वे में यानी ओस्लो में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1901 से। आगे नोबेल पुरस्कार गणित यानी एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गणित गणित का नोबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड आगे एक है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में जो लास्ट दिया गया है 2025 में, ये दिया गया है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प एक कहानी का संग्रह है और जिसका दीपा भारती द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, और इन्हें ये दिया गया है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक 2025 का बुकर पुरस्कार। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के संबंध में परामर्श प्रक्रिया में कौन सा निकाय शामिल है? जो उनका ट्रांसफर होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हाई कोर्ट के जज का, तो उसमें कौन परामर्श देता है? केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम, विधि मंत्रालय, या भारत के राष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सरहुल उत्सव किस जनजाति समूह द्वारा मनाया जाता है? भील, गोंड, ओराव, मुंडा, संथाल, या नागा? देखिए, सरहुल उत्सव जो होता है वो मुख्य रूप से झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी समूहों जैसे कि ओराव, मुंडा, संथाल, खड़िया आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में ग्रीस में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में भाग लिया, यानी कि यहाँ पर कई देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया था। उस अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास इंद्र, अभ्यास वायु शक्ति, अभ्यास इनियोचोस 25, या अभ्यास मैत्री? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अभ्यास इनियोचोस। ठीक, ये भारतीय वायुसेना जो हमारी भारतीय वायुसेना थी, इसने अन्य देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था। इसके अलावा अभ्यास इंद्र ये होता है भारत का रूस के साथ। ठीक है, इसके आगे अभ्यास वायु शक्ति, कि वायुसेना स्वयं करती है अपना अभ्यास। आगे इनियोचोस आपको पता ही चल गया है कि ग्रीस के साथ होता है। ठीक है, और इसके बाद अभ्यास मैत्री है, ये भारतीय सेना, थल सेना, ये थल सेना करती है किसके साथ? थाईलैंड के साथ। अभ्यास मैत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। झेलम नदी किस झील से होकर बहती है जो एक प्राकृतिक नियामक के रूप में कार्य करती है? डल झील से, वुलर झील से, सांभर झील से,
या लोकटक झील से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वुलर झील। और ये है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक। इसके आगे देखो, इसे समझने के लिए वुलर झील जो है यहाँ पर झील में तैरते हुए बगीचे भी पाए जाते हैं। ठीक है, डल झील, वुलर में नहीं, झल में डल झील में पाई जाती है। ठीक है, सांभर झील, सांभर झील है राजस्थान में। और अगला है लोकटक, ये मणिपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, भारत और अमेरिका, भारत और सिंगापुर, भारत और रूस, या भारत और जापान? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारत और सिंगापुर। यह अभ्यास भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो अभी कहाँ हुआ था? जोधपुर। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। खुरपका और मुंहपका रोग किस प्रकार का रोग है? जीवाणु से होने वाला फंगल रोग है, वायरस से होने वाला, या परजीवी रोग यानी पैरासाइट? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वायरल रोग है। यानी खुरपका और मुंहपका जो है, ये नॉर्मली गाय, भैंस और सूअर जैसे खुर, जिन जानवरों के खुर होते हैं, उन पशुओं को प्रभावित करता है। वो पक जाते हैं, उसकी वजह से उनको दिक्कत हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंड्रॉयड भूकंप चेतावनी प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है? उपग्रह इमेजरी यानी उपग्रह के द्वारा इमेज लेकर काम करती है, एसिलेरोमीटर का उपयोग करके भूकंपीय तरंगों का पता लगाती है। ये एक उपकरण है, इसका उपयोग करके भूकंपीय तरंगों का पता लगाती है और मैसेज भेज देती है, या मौसम का पूर्वानुमान लगाती है। यानी ये जो प्रणाली है, मौसम के बारे में बताती है कि कैसा मौसम होने वाला है। आगे रेडियो तरंगों का पता लगाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एक्सीलेरोमीटर। इसका प्रयोग करके भूकंपीय तरंगों का पता लगाया जाता है। ठीक है। ये प्रणाली क्या होती है? स्मार्टफोन में लगा होता है एक्सीलरोमीटर। इसका उपयोग करके जो प्रारंभिक भूकंपीय तरंगें होती हैं, यानी कि पी वेव यानी पी तरंग है, तो उनका पता लगा देती है। ठीक है, प्राइमरी वेव्स, पी फॉर प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहराई कला में उपयोग किए जाने वाले रंग कैसे होते हैं? सिंथेटिक होते हैं, औद्योगिक रंग होते हैं, पृथ्वी आधारित प्राकृतिक रंग होते हैं, या जल रंग होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पृथ्वी आधारित प्राकृतिक रंग। ये पृथ्वी आधारित कैसे होते हैं? देखिए, जो सोहराई कला है, इसमें लाल गेरू, सफेद काओलिन, या फिर काली मैग्नीज, ऐसी मिट्टी जो होती है, रंग बिरंगी, तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी हो गई। लाल गेरू रेड हो गया, सफेद काओलिन जो व्हाइट कलर का होता है, मैग्नीज जो नॉर्मली ब्लैकिश होता है। तो ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाता है। और जो सोहराई कला है, वो झारखंड में होती है। झारखंड, जो झारखंड के आदिवासी क्षेत्र हैं, वो बनाते हैं। और ये दीवार पर बनाई जाती है, और किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चोल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण? चोल वास्तुकला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम स्मारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है, चोल वास्तुकला की शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। आगे देखते हैं।
किस चोल शासक ने गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया और गंगा नदी पर अभियान का नेतृत्व किया? राजा राज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, कुंतोतुंग चोल प्रथम, राजेंद्र चोल द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राजेंद्र चोल प्रथम। देखिए, चोल वंश जो था लगभग 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और इस वंश के जो संस्थापक थे वे थे विजयालय चोल। और इनकी राजधानी क्या थी? वो थी तंजौर, जो कि तंजावुर में है। ठीक है, प्रथम राजा कौन थे? प्रथम जो राजा थे वो थे राजा राज प्रथम, यानी कि संस्थापक के बाद राजा राज प्रथम, और इनको सबसे महान चोल शासक माना जाता है। और ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया है। इस मान्यता के साथ फ्रांस कौन सा G7 का देश बन गया है जिसने यह कदम उठाया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प एक, यानी पहला। तो G7 का पहला ऐसा देश बन गया जो G7 के दो देश हैं उनमें से एकमात्र ऐसा देश है फ्रांस, जो गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए फलिस्तीन जो है उसको राज्य के रूप में मान्यता देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। PMVBIY योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये है क्या योजना? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसका लक्ष्य क्या है? कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना, सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना, औपचारिक क्षेत्रों विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना, केवल सरकारी नौकरियों को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, औपचारिक क्षेत्रों विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें देखो, अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ यानी कि 3.5 करोड़ रुपए से अधिक नौकरियां पैदा करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। और यह योजना जो शुरू होगी 1 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसमें पात्र कौन है? इसमें पात्र है निजी क्षेत्र में पहली बार जो नौकरी करने जा रहे हैं वो सभी युवा, और उनकी आय उनकी 1 लाख से कम होनी चाहिए, 1 लाख से कम होनी चाहिए, और ये व्यक्ति EPFO में पंजीकृत होना चाहिए। तो इन लोगों को फायदा क्या होगा? सरकार इसमें 15,000 रुपए जो नया कर्मचारी होगा जिसकी आय 1 लाख से कम होगी उसको 2 किस्तों में देगी। पहली किस्त 6 महीने बाद, अगली किस्त 12 महीने पूरे हो जाएंगे नौकरी करते हुए तब मिलेगी। ठीक है, और नियोक्ता जो कंपनी है उसको प्रतिमाह 2 साल तक 3,000 रुपए 3,000 रुपए कंपनी को गवर्नमेंट देगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जुलाई, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 जुलाई। ठीक है, जो कारगिल विजय दिवस है वो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि 1999 में हुआ था। ठीक है, इसमें ऑपरेशन विजय इसमें लिखा है, ऑपरेशन विजय किया गया था, ऑपरेशन विजय।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ड्राइविंग पावर कार का निर्माण किसने किया है? भारतीय रेलवे अनुसंधान केंद्र। तो कार का मीन्स नॉर्मल हम लोगों के लिए चार पहिए वाली वो कार नहीं है, एक ट्रेन वाली कार है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आईसीएफ चेन्नई, डीआरडीओ या भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, किसके द्वारा? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या आईसीएफ चेन्नई। ठीक। देखो ये क्या होगी, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ड्राइविंग पावर कार। ठीक है। और इसका इससे फायदा क्या होगा, जो डीजल इंजन है और जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके स्थान पर जो पर्यावरण के अनुकूल है हाइड्रोजन ईंधन, उसको लाया जाए। यानी कि जो डीजल इंजन थे उनको हटाकर हाइड्रोजन से चलने वाले इंजनों को लाया जाएगा, और ये वहां चलेंगे जहां पर विद्युत नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। एलाइट बंदरगाह, एलाइट बंदरगाह कहाँ स्थित है और इसका क्या महत्व है? क्या ये भूमध्य सागर पर स्थित है और यह इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह है? क्या यह लाल सागर पर स्थित है और सुएज नहर को बाईपास करता है? क्या यह अटलांटिक महासागर पर स्थित है और यूरोप के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है? क्या यह हिंद महासागर पर स्थित है और भारत के साथ इस प्रश्न का सीधा सही उत्तर है, ये क्या करता है, ये लाल सागर पर स्थित है और सुएज नहर को बाईपास करता है। मतलब सुएज नहर से होकर नहीं जाना पड़ता। अगर इस यहाँ से होके जाएंगे, एलाइट बंदरगाह आ जाएंगे, तो सुएज नहर जाने की, उधर होके जाने की जरूरत नहीं होती। और ये एकमात्र ऐसा वाणिज्यिक बंदरगाह है जो लाल सागर पर स्थित है। ठीक है। और जो ये वाला बंदरगाह है यानी कि एलाइट बंदरगाह, हिंद महासागर व्यापार मार्गों को सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे सुएज नहर को बाईपास किया जा सके। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव आयोडीन चिकित्सा का उपयोग किस चिकित्सीय दृष्टिकोण के लिए किया जाता है? केवल रोग की रोकथाम के लिए, केवल सर्जरी के लिए, थेरानोस्टिक यानी चिकित्सा और निदान दोनों के लिए, या केवल लक्षणों का प्रबंधन करने के लिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, थेरानोस्टिक चिकित्सा भी और उसका निदान दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वाली आरएआई थेरेपी का प्रयोग जो होता है, थायराइड से संबंधित विकारों के उपचार के लिए किया जाता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें कोई विकार आ जाता है, उसके उपचार के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, थायराइड को जो कोशिका होती है उसको नष्ट करने के लिए बीटा कणों का उपयोग किया जाता है, और निदान के लिए गामा, जो गामा किरणें होती हैं उनके माध्यम से ट्रैक बनाया जाता है, जिससे कि चिकित्सा भी हो जाती है और निदान हो जाता है। दोनों ही चीजें इसमें शामिल है। तो इसमें आयोडीन कौन सा होता है? आयोडीन, आयोडीन 131, ये इसका समस्थान है आयोडीन का, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। होता क्या है, ये जैसे कि नसों में इंजेक्शन के थ्रू भेजा जाता है, और जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर ये इकट्ठा हो जाता है, जिससे हम पता लगा देते हैं कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो वही फिर गामा विकिरण दिया जाता है, गामा किरणें भेजी जाती हैं, जिससे कि उसकी उसको सही किया जा सकता है थायराइड से संबंधित कैंसर में। अगला प्रश्न देखते हैं। खसरा मुख्य रूप से किस प्रकार का रोग है और यह कैसे फैलता है? ये जीवाणु रोग है, वायरल है, फंगल है या परजीवी? यहीं से हम निकाल सकते हैं। दूसरा, वायरल मुख्य रूप से कैसे, दूषित भोजन से खसरा फैलता है, खांसने से फैलता है, त्वचा संपर्क से या दूषित पानी से? तो देखिए, खसरा जो है एक तो वायरल रोग है, इसी से हमें पता चल गया, जो कि खांसने और छींकने से फैलता है। अगर किसी को खसरा हो जाता है, अगर वो फिर खांसता छींकता है और उसके संपर्क में कोई और व्यक्ति आ जाता है, तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये होता क्या है, मीजल्स मार्बिली वायरस, मीजल्स मार्बिली वायरस, मैं लिख देता हूं, ये होता है मीजल्स
मार्बिली वायरस इसके द्वारा होता है। ठीक है। अब जब और इसका वायरस जो है वो लगभग जहाँ भी छींक देगा व्यक्ति, जहाँ खांस देगा, तो उसके आसपास लगभग 2 घंटे तक जीवित रह सकता है। इससे संचरण होता है, इससे उत्पन्न नहीं होता खांसी छींकने से। ये अगर किसी को ये हो रखा है वो खसरा, और अगर वो खांसता छींकता है तो उसके संपर्क में आने वाला जो व्यक्ति है उसको हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में टेलीमनस क्या है? यह मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का एक हिस्सा है। यह मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, या फिर यह मानसिक स्वास्थ्य डेटा का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। यह मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन है। तो इसका जो नंबर है 14416 है। तो अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है ना, तो वो इस नंबर पर टोल फ्री कॉल कर सकता है। और ये जो सुविधा है 24x7 यानी कि हर समय 24 घंटे सातों दिन आपके लिए तैयार रहती है परामर्श के लिए। जो लोग मानसिक रूप से मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं। और जो ये कार्यक्रम है, तो ये गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, इसके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और कम आय वाले क्षेत्र में जहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच नहीं होती है, उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इसमें इससे क्या फायदे हो सकते हैं? इसका वैसे तो उद्देश्य ये है कि देखभाल लोगों की हो सके, और मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड लोग जागरूक हो सकें। ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगला प्रश्न है। भारत में एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारत उपचार महानिदेशालय, या भारतीय रिजर्व बैंक? पहले समझेंगे एंटी डंपिंग शुल्क होता क्या है। देखिए, एंटी डंपिंग शुल्क जो होता है वो लगाया जाता है आयात की जाने वाली वस्तु पर, जो आयात की जाती है। इसका सही आंसर तो विकल्प सी है। और यानी कि इसका जो शुल्क लगाने का काम है व्यापार उपचार महानिदेशालय करता है। अब मान लो ये कुछ ऐसा होता है, कोई देश ए है, जैसे अमेरिका है, और ये भारत है, यानी इंडिया है। यहाँ से कोई सामान यहाँ पर आता है, इस पर ये वाला टैक्स लगाया जाएगा। पहली चीज, लगाया क्यों जाता है? मान लो ये व्यक्ति अमेरिका वही सामान 100 रुपए में बनाकर तैयार करता है, और भारत का जो व्यक्ति है वो उस सामान को 120 रुपए में बनाकर तैयार करता है। ठीक, यानी कि इतने रुपए में वो फाइनल तैयार हो जाता है। जब वो कस्टमर तक लेके जाता है तो इसकी कीमत हो जाती है 120 रुपए। और यही भारत में बना हुआ सामान कोई उद्योग लेकर जाता है, तो वो उसकी कीमत लगभग 130 रुपए हो जाती है। ठीक। अब बाजार में दो वस्तु हैं, 120 और 130 रुपए वाली। कोई भी ग्राहक समान वस्तुओं को कम मूल्य वाले पर खरीदना चाहेगा, यानी 120 रुपए में खरीदना चाहेगा। अगर ऐसा ही हुआ तो ये वाला सामान कोई नहीं खरीदेगा भारत में जो निर्मित है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसी नौबत ना आए कि हमारे भारत के धंधे नीचे पड़ जाए, दूसरा देश हमारे यहाँ सामान भेजकर लाभ भी कमा ले और हमारे उद्योग धंधों को चौपट दे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन पर टैक्स लगाती है। जो आयात होने वाली वस्तु है इन पर टैक्स लगाएगी। तो इस पर मान लो 120 रुपए की वस्तु है, इस पर कुछ टैक्स उसने लगा दिया, हमारी भारत सरकार। उसने मान लो 15 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो ये जो वस्तु है वो हो गई 125 135 रुपए की। बोलते देखो इम्पोर्ट, जैसे आपने देखा होगा जब बाहर से कोई सामान आता है बोलते इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड ग्लास है, इम्पोर्टेड टीवी है, इम्पोर्टेड फ्रिज है, इम्पोर्टेड गाड़ी है। तो उन पर आपने देखा होगा वो महंगी आती है। ऐसा क्यों? उस पर, जबकि कई बार ऐसा होता है कि क्वालिटी में समान चीज होती है, लेकिन इम्पोर्टेड सामान है इस वजह से वो महंगा होता है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगाती है, जिससे कि वो हमारे बाजार को खत्म न कर दे कहीं। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा में हमारे भारत के बाजार आगे रहे, इस वजह से हमारे उद्योग धंधे बढ़ते रहे, इसलिए गवर्नमेंट ये वाला टैक्स लगाती है। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत जरूरी क्वेश्चंस थे सारे, पेपर में आने की पूरी संभावना है।
ऐसे ही क्वेश्चंस को प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई सजेशन हो, कोई आपकी राय हो, कोई बात कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आराम से कह सकते हैं। धन्यवाद।